Hello everyone. So myself is Shashikala. So we are back with our 12th standard biology lectures. So बच्चों आज हम लोग लेक्चर 0 से स्टार्ट करने वाले हैं. आप लोगों का जूलॉजी का लेक्चर 0 सेशन ऑलरेडी हो चुका है. नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो का बॉटनी पार्ट का लेक्चर 0 पार्ट. ऑल राइट. सो आई होप सारे बच्चे मेरे साथ ट्यून अप है. आज के बायो के लेक्चर में हम लोग क्या कवर अप करेंगे. आज हम लोग बेसिकली जेनेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका जो भी बेसिक है वो हम सब लोग कवर अप करेंगे. ऑल राइट. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो भी नोटबुक है या जो भी राइटिंग मटेरियल है उसको साथ में लेके बैठना, सो दैट जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है या जो भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो आप सब आपके नोटबुक में नोट डाउन करना. ऑल राइट. सो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर के साथ, नए धमाके के साथ, न्यू एकेडमिक ईयर का स्टार्ट विथ आवर लेसन नंबर 3 ऑफ द जेनेटिक्स, दैट इज इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन. सो लेट्स बिगिन. सो बच्चों देखिए, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर समहाउ आप सबने आई गेस क्लास 10 में तो आप सबने कवर अप कर चुके हैं. आई होप आप सबको याद होगा कि क्लास 10 में मतलब 10th स्टैंडर्ड का जो आपका साइंस 2 का जो फर्स्ट लेसन था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें आप लोगों ने शायद हेरिडिटी के बारे में लर्न किया होगा. करेक्ट. तो हम लोग पहले बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन एग्जैक्टली क्या है करके. ठीक है. तो देखिए, काफ़ी बार आप सबने सुना होगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है राइट कि हमारे जो भी फ्रेंड्स है या हमारे जो भी रिलेटिव है काफ़ी टाइम हमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं. करेक्ट. कि वो बताते हैं कि अरे यू लुक लाइक योर मदर, यू लुक लाइक योर फादर, या शायद कभी कभी हमें ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि अरे आप तो आपके दादा जैसे दिख रहे हो या नानी जैसे दिख रहे हो. सो इसका मतलब क्या है, हम आज जो भी दिखते हैं या जो भी हमारा फीचर है, ये जो भी हमारा फीचर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब हमारा जो भी लुक्स है या जो भी हमारा अपीयरेंस है वो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी वर्ड ये तो आपने सबने सुना होगा. करेक्ट. हेरिडिटी आप बोलो या इसे हम बोल भी सकते हैं यहाँ पे दैट इज इनहेरिटेंस. तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस क्या है बच्चों? हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो भी कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों में पास होगा. मतलब मान लीजिए हमारा जो स्किन कलर है, हमारा बॉडी का हाइट है, हमारा बालों का कलर है या हमारा बालों का टेक्सचर है या जो हमारे आँखों का कलर है, तो ये जो हमारे फीचर है जो हमारे मॉम डैड से एग्जैक्टली मैच करता है, इसे हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस. मतलब कुछ फीचर्स है राइट जो कि क्या हो रहे, पास ऑन हो रहे. मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक पेरेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई एक बच्चे को ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है जो कि हमारा एनआई का स्टूडेंट है. ठीक है. तो ये एनआई का स्टूडेंट है, ये आप हो, समझ लो. तो अब ये जो बच्चा है इसमें कैरेक्टर्स आए होंगे. तो ये बच्चे में कैरेक्टर कहाँ से आए होंगे, तो इस बच्चे में कैरेक्टर आए होंगे इसके मदर एंड फादर से. एम आई राइट? तो इसके जो भी पेरेंट्स होंगे, इसके पेरेंट्स क्या करेंगे, इस बच्चे में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे. तो मान लो यहाँ पे इसके ये बच्चे के यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे पेरेंट्स प्रेजेंट है. तो मान लो यहाँ पे इस बच्चे की मम्मी है. ठीक है. तो यहाँ पे इस बच्चे की मम्मी है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बच्चे के यहाँ पे कौन है, यहाँ पे फादर है. ठीक है. तो यहाँ पे मॉम एंड डैड ये दोनों भी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये मॉम डैड क्या कर रहे हैं, इस बच्चे में क्या कर रहे हैं, फीचर को पास ऑन करने का काम कर रहे हैं. ठीक है. तो जो भी कैरेक्टर है ये पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हेरिडिटी. बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे पास हो जाएंगे बताइए मुझे यहाँ पे. तो इस बच्चे में कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएंगे. मान लो
हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर को लिस्ट अप करते हैं। मान लो इस बच्चे का जो भी हाइट होगा ये पेरेंट्स के वजह से होगा। मान लो इस बच्चे का जो भी स्किन कलर होगा, करेक्ट, या मान लो फॉर एग्जांपल इस बच्चे का जो भी आई कलर होगा, ठीक है। तो ये जो भी फीचर्स है हाइट से लेके स्किन से लेके, तो ये सारे जो भी फीचर है ये सारे के सारे फीचर ये किस में ट्रांसफर हो रहे हैं? इस बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं? उसके पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर है ये फिजिकली तो नहीं जा रहा है, ये जा रहा है बाय प्रोसेस, बाय सम प्रोसेस। तो विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन पासिंग द कैरेक्टर? कोई तो प्रोसेस होगा। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होगा ना कि पेरेंट्स ने उनका कैरेक्टर ऐसे उठाया और आगे फेंक दिया और उस बच्चे में चला गया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई प्रोसेस हो रहा है जिस प्रोसेस की वजह से ये पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर है ये बच्चे में जा रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसेस तो आपको पता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी डीएनए है ये मदर एंड फादर का ये मिक्सअप हो जाएगा एंड इस बच्चे में ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर का जो भी प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हेरिडिटी। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को नोट डाउन करते हैं, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन यहाँ पे बच्चों नोट डाउन करते हैं। तो क्या आएगा डेफिनेशन, बताइए मुझे। यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे आएगा हमारा द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में रहेगा? डीएनए के फॉर्म में रहेगा। सो द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation. The transmission of genetic material from one generation to the another generation is called as heredity. इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हेरिडिटी, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनहेरिटेंस। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रहेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट से ये यहाँ पे जाएगा। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा सेशन बेस्ड है ऑन द टॉपिक कॉल्ड एज ए जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स ये जो हमारा बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ये जेनेटिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिटेल में, ये टॉपिक में बेसिक पार्ट में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है, पेरेंट्स का कैरेक्टर इस बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में काफ़ी सारे सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में काफ़ी सारे सेल प्रेजेंट है तो ऐसे कौन से सेल एग्जैक्टली है जो कि ये हेरिडिटी में इन्वॉल्व है? बिकॉज आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के बेसिकली सेल प्रेजेंट है। तो कौन से दो टाइप के सेल प्रेजेंट है? तो लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। तो आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल दो टाइप के क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है, बराबर। कौन से दो टाइप के सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर? तो बताइए जल्दी जल्दी मुझे। यहाँ पे आप सबने शायद सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल प्रेजेंट है, वो है मतलब सोमैटिक सेल एंड सेकेंड यहाँ पे आएगा जर्म सेल, या इसे हम लोग इवन बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? जर्म सेल और गैमेट, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? सोमैटिक सेल। तो हमारे बॉडी में ये सोमैटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हेरिडिटी प्रोसेस में कौन से सेल एग्जैक्टली इन्वॉल्व है? सोमैटिक सेल इन्वॉल्व है कि गैमेट्स इन्वॉल्व है? बताइए, सोचो जरा, क्या आपको लगता है? सोमैटिक सेल मतलब क्या, गैमेट मतलब क्या? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, कोई बात नहीं है, हम लोग इसी के लिए बेसिक लेक्चर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलिए, जो बच्चों को नहीं पता वापस उनके लिए हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि गैमेट और जर्म सेल का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है।
आप सबको पता है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बराबर। मेल फीमेल दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि फीमेल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होगा, करेक्ट, एंड मेल के अंदर ये स्पर्म सेल प्रेजेंट होगा, एम आई राइट। तो ये जो एग सेल है और ये जो स्पर्म सेल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म सेल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? अब और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों, ठीक है। ये जो एग सेल है ये कहाँ पे रहेगा, ये फीमेल में प्रेजेंट होगा, करेक्ट। ये स्पर्म सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये मेल में प्रेजेंट होगा। और एक चीज याद रखना, बायो में हम कुछ सिंबल यूज करते हैं मेल के लिए एंड फीमेल के लिए, तो आपको याद रखना है कि ये सिंबल कब कैसे कहाँ पे यूज होगा, तो बाद में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि अरे इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो जब भी मुझे अगर फीमेल को डिनोट करना है तो मैं इतना बड़ा स्पेलिंग बिल्कुल नहीं लिखूंगी, अरे इट इज़ फीमेल। तो अगर मुझे फीमेल को डिनोट करना है तो मैं एक सिंपल सिंबल यूज़ करूंगी यहाँ पे। तो फीमेल का यहाँ पे सिंबल रहेगा ये वाला, तो ये वाला सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे फीमेल के लिए इन केस ऑफ द बायोलॉजी। अगर मुझे मेल को डिनोट करना है तो मेल के लिए भी कुछ अलग सिंबल रहेगा। तो मेल के लिए यहाँ पे बच्चों क्या सिंबल जाएगा, ये हमारा सिंबल है मेल के लिए, तो मेल का ये सिंबल है एंड फीमेल का ये सिंबल है, ठीक है। तो जर्म सेल एंड गैमेट का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। एग सेल एंड स्पर्म सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे या जर्म सेल बोलेंगे। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है फिर, ये सोमैटिक सेल मतलब क्या, काफ़ी इजी है। हमारे बॉडी में काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सारे सेल को मिला के हम बोलेंगे सोमैटिक सेल। बस डिफरेंस ये है कि ये दोनों को माइनस कर दो। हमारे बॉडी में से एग सेल एंड स्पर्म सेल को अगर आप माइनस करोगे तो बचे कुछ जितने भी सेल है बॉडी के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक सेल। तो अगर मुझे सोमैटिक सेल को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी बच्चों, व्हाट इज अ सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे हम डिफाइन क्या करेंगे, सोमैटिक सेल का मतलब क्या होगा, सोमैटिक सेल का मतलब होता है ऑल बॉडी सेल्स। ऑल बॉडी सेल, हमारे बॉडी के जितने भी सेल है वो सारे के सारे सेल्स, ठीक है। ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या, इनके अलावा, मतलब इनको छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक्सेप्शन होता है ना, इनके अलावा, ठीक है। ऑल बॉडी सेल एक्सेप्ट गैमेट्स, मतलब ये गैमेट को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी टोटल सेल है वो टोटल सेल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सोमैटिक सेल। बात आ रही है समझ में बच्चों। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में कि हेरिडिटी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए कौन इन्वॉल्व है। तो हेरिडिटी के लिए एंड इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, यस आपका गेस एब्सोल्युटली राइट है। तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस के लिए कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे जो जर्म सेल है या गैमेट्स है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो जर्म सेल है ये कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व इन हेरिडिटी प्रोसेस, बिकॉज रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एग सेल एंड स्पर्म सेल इन्वॉल्व रहेंगे। तो पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है या जो भी इंफॉर्मेशन पास होगा वो किसके वजह से होगा, गैमेट्स के वजह से होगा। तो हेरिडिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए गैमेट्स रेस्पॉन्सिबल है, ना कि सोमैटिक सेल। तो ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़, अब हम लोग यहाँ पे जर्म सेल की बात कर रहे हैं या सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग नॉर्मल सेल के बारे में बात करते हैं या कोई भी सेल को हम इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, एक कोई सर्कल जैसा थिंग रहेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, करेक्ट। तो चलिए आपका डाउट एग्जैक्टली सही है। तो जो आपने इमेजिन किया है वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, मान लो ये हमारा एक सेल है, करेक्ट। तो ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ये सेल के अंदर जैसे आपने सोचा है बिल्कुल भी सही है। ये सेल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बराबर। न्यूक्लियस के अंदर कोई तो प्रेजेंट होगा जो कि हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा मास्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि हेरिडिटी के लिए प्रेजेंट है।
तो कौन एग्जैक्टली प्रेजेंट है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? डीएनए प्रेजेंट है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे डीएनए के केस के बारे में, तो हमारे बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आई होप आप सबको डीएनए का फुल फॉर्म तो पता होगा। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? फटाफट बता दो। यस, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो अगर आपको डीएनए का फुल फॉर्म पता है तो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हुआ हमारा डीएनए का फुल फॉर्म, करेक्ट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, और एक मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए नॉर्मली सेल में प्रेजेंट होगा, करेक्ट। क्लास 11 में हम लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में लर्न किया था। तो सेल डिवीजन में हमने क्या लर्न किया था कि नॉर्मली सेल के अंदर डीएनए ऐसे थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो हमारा डीएनए है एक प्रॉपर पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट ये जो हमारा डीएनए है डॉटर सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आपने क्रोमोसोम्स के बारे में सुना होगा। तो क्रोमोसोम जो है सोमैटिक सेल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46। जर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रहेंगे? उसका एग्जैक्टली आधा, हाफ। तो 46 का आधा कितना होगा बच्चों? 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जर्म सेल है, जर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होगा 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जर्म सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एंड सोमैटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये जो बेसिक है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि ये जो डीएनए है ये यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। देखिए नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मान लो यहाँ पे ये कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है, बराबर। सेल डिवीजन की बारी आ रही है। अभी सेल डिवीजन की अगर बारी है तो यहाँ पे ये डीएनए प्रॉपर कॉल में यहाँ पे कॉइल हो जाएगा। डीएनए ऐसे प्रेजेंट रहेगा, बट डीएनए का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। आप सबको पता होगा डीएनए हमारा दिखता कैसा है। डीएनए हमारा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये हमारा डीएनए ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट। बट ये थ्रेड फॉर्म में ऐसा दिखेगा। बट जब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो ये कैसे दिखेगा बच्चों? देखिए यहाँ पे ये डीएनए हमारा समवॉट इट विल लुक लाइक दिस। ये यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या है? यहाँ पे ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए से एक पैटर्न बन गया। तो डीएनए से ये जो भी पैटर्न बन गया, तो ये जो भी पैटर्न यहाँ पे बन गया है इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इस पैटर्न को हम लोग? क्रोमोसोम। बात आ रही है समझ में? मतलब डीएनए है, डीएनए काफी ऐसे कॉइल हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड वो क्या बनेगा? यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज याद रखना, मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेसिक के बारे में? यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक चीज याद रखना आर विजिबल। क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द सेल only during क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द सेल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन के 4 फेज होते हैं। याद है आप लोगों को? सेल डिवीजन के माइटोसिस, मियोसिस के बारे में हमने लास्ट ईयर 11th में लर्न किया था, ठीक है। तो 4 फेज होते हैं टोटल सेल डिवीजन के। उसको शॉर्ट में हम याद करते हैं पी मैट। क्या याद करते हैं हमें इसे? पी मैट। तो पी मैट अगर आपको याद होगा तो देखिए शॉर्ट में सेल डिवीजन के 4 फेज है, उसे आप कैसे याद रखोगे? पी मैट।
P का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या जाएगा बच्चों? P का यहाँ पे फुल फॉर्म जाता है प्रोफेज। M का यहाँ पे फुल फॉर्म आपका जाएगा यहाँ पे मेटाफेज, ठीक है। A का यहाँ पे फुल फॉर्म आपका जाएगा एनाफेज एंड T का यहाँ पे आपका फुल फॉर्म जाएगा टेलोफेज, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सीईटी के लिए एंड जो बच्चे नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? टोटल 4 फेज है। ये 4 फेज में से अगर आप यहाँ पे देखोगे मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पे अगर मुझे मेंशन करना है तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगी? क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द सेल ओनली ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। जब मेटाफेज होगा सेल डिवीजन का तब क्रोमोसोम दिखाई देगा, अदरवाइज सेल के अंदर जो भी डीएनए है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो जो कि डॉटर सेल में डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके वजह से क्रोमोसोम ऐसे प्रॉपर फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज नॉर्मली वो ऐसे बिखरे हुए फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एंड और एक चीज बच्चों मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो डीएनए है, ये डीएनए का अगर आप ये छोटा सा टुकड़ा देखोगे या छोटा सा ये पार्ट देखोगे तो डीएनए का ये जो छोटा सा पार्ट है, डीएनए के ये छोटे से पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जीन। क्या बोलेंगे इस छोटे से पार्ट को? जीन, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, सब लोग यहाँ पे जरा ध्यान देना, जीन जो है ये सबसे पहले आएगा। जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। काफी सारे जीन्स एक साथ आएगा तब जाके यहाँ पे बनेगा हमारा डीएनए। डीएनए जो है ये प्रॉपर कॉइल हो जाएगा। डीएनए कॉइल होने के बाद हमारा यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, वो है मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम। मतलब सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे जीन, जीन के बाद यहाँ पे आएगा डीएनए, डीएनए के बाद आएगा यहाँ पे क्रोमोसोम। तो ये सीक्वेंस हमारे लिए याद रखना काफी जरूरी है, ठीक है। तो क्या है ये जीन? ये जीन क्या है, जीन क्यों है, ये जीन डिस्कवरी किसने किया, ये सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में 1 बाय 1 यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। ये क्रोमोसोम क्या है? बिकॉज दिस इज अ बेसिक जो कि हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है बच्चों? यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वापस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मान लो ये क्रोमोसोम का ऐसे मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला है, ठीक है। क्रोमोसोम का ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इस क्रोमोसोम के सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसके सेंटर वाले पार्ट को? सेंट्रोमियर, ठीक है। और एक चीज, क्रोमोसोम का ये जो आधा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम का ये जो आधा पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्रोमोसोम का ये जो भी आधा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है इसे आप बोलोगे क्रोमैटिड। क्या बोलोगे इसे? क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोम कैसे बना हुआ है? ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है। 2 क्रोमैटिड आके चिपक गए, तो 2 क्रोमैटिड आके सेंट्रोमियर में चिपक गए, तो आप उसे क्या बोलोगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये टिप वाला रीजन दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्रोमोसोम का ये जो टिप वाला रीजन है इसे आप क्या बोलोगे बच्चों? टेलोमियर। क्या बोलोगे इसे? टेलोमियर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में समझ में आया होगा। अगेन आई रिपीट ओवर हियर, क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है? क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कलर, ओके। जोमा का यहाँ पे मतलब क्या होता है? बॉडी। तो जो कलर बॉडी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन है, जो कि आगे के जनरेशन में कैरी करने में हमें हेल्प करेगा, उसे आप क्या बोलोगे? क्रोमोसोम। तो सबसे छोटा यूनिट कौन है यहाँ पे हेरिडिटी का? सबसे छोटा यूनिट है यहाँ पे हेरिडिटी का, वो है मतलब हमारा जीन, ठीक है। तो जीन क्या है, इसके जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ये हम सब लोग यहाँ पे अभी 1 बाय 1 लर्न करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग एग्जैक्टली क्या लर्न करेंगे कि ये जो जेनेटिक्स है ये सबसे पहले लाया किसने एग्जिस्टेंस में। आज हमें डीएनए के बारे में पता है, आज हमें जीन के बारे में पता है, बट यू नो
एक समय ऐसा था कि अरे जीन क्या है, डीएनए क्या है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। हम बस ये नोटिस कर रहे थे कि अरे यार डॉग जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो पपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब डॉग के जो बच्चे हैं वो डॉग के जैसे ही दिख रहे हैं। कैट जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके बच्चे कैट के जैसे ही दिख रहे हैं। अगर मैं कोई मैंगो का सीड अगर सॉइल में डाल रही हूँ तो मुझे मैंगो का ही प्लांट मिल रहा है मुझे। ऐसे क्यों? ह्यूमन बींग जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उनके बच्चे उनके जैसे ही दिख रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे सस्पेंस था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। हम शायद क्यूरियस ना हो, बट कुछ साइंटिस्ट थे जो कि इस चीज़ को लेके काफ़ी क्यूरियस थे, उनको ढूंढना था कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। Why particular species is looking like the particular species? Why can't dog reproduce the cat? Why can't mango seed reproduce the strawberry? ऐसा भी माइंड में क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। तो कौन है ऐसा चीज कि जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन का फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट है, शायद आपको ये साइंटिस्ट देखे देखे से शायद लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट कौन है, पहचानो कौन है। शायद आपने इनका नाम 10th में तो सुना ही होगा, इनके बारे में 9th में 10th में। क्या है, शायद आपका गेस सही निकले, तुक्का आपका सही निकले। चला सांगा लवकर, या सायंटिस्टचं नाव काय आहे, आठवलं काही, या सायंटिस्टचं नाव काय आहे, फोटो बघून काही आयडिया आली असेल। अँड इकडे काही हिंट पण आहे तुमच्यासाठी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई प्लांट है यहाँ पे जो आपको हिंट दे रहा है कि मेरा नाम क्या है करके, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक्स। मतलब इनके मतलब अगर शायद ये नहीं होते तो आज जेनेटिक्स क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, शायद हमें कुछ नहीं पता होता। शायद आज भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर ढूंढते फिरते कि हमारे पेरेंट्स कौन है, एग्जैक्टली हम किसके जैसे दिख रहे हैं, ये हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें बस इनके वजह से पता है। तो कौन है ये साइंटिस्ट, चलो बताती हूँ मैं ही। शायद काफ़ी बच्चों ने करेक्ट गेस किया है, वापस मैं भी एक बार बता देती हूँ आप लोगों को ये साइंटिस्ट का नाम क्या है करके। बच्चों देखिए ये साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ये साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे ग्रिगर मेंडल। आई होप आप लोगों को पता होगा ये साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ग्रिगर मेंडल। तो ग्रिगर मेंडल ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्हें हम आज जाने जाते हैं, ये साइंटिस्ट आज जाने जाते हैं बाय द नेम कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं आज इनके डिस्कवरी के वजह से या इनके काम के वजह से हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम बोलते हैं ना यूजुअली एक दूसरे को, चल मैं तेरा बाप हूँ मुझे मत सिखा। कब हम लोग ये बोलते हैं चल मैं तेरा बाप हूँ मुझे मत सिखा, जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा डिटेल में पता होती है आपके दोस्तों से, ठीक है। तो ये है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। फादर ऑफ द जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अरे ही इज़ अ जीनियस पर्सन, इनको जेनेटिक्स क्या है, डीएनए क्या है, इन्होंने तो हमें बताया है, हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास है, इन्होंने हमें सब कुछ आज बताया है, ठीक है। तो इसके वजह से हम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हु इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जॉर्ज ग्रिगर मेंडल, ये है हमारे फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, ये जो साइंटिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मटर का प्लांट दिख रहा है, ठीक है। ये जो मटर का प्लांट है, ओके आपका गेस सही है, ये मटर के प्लांट क्या बोलेंगे हम लोग इसे हम लोग बोलते हैं पी प्लांट, मटर, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं वापस यहाँ पे बता देती हूँ, मटर ये वर्ड आपने सुना होगा शायद, ठीक है। मटर जो हम लोग बनाते हैं ना, पनीर मटर ये सब बनाते हैं, अभी सुन के सबको शायद भूख भी लग रही होगी, ठीक है। तो ये मटर प्लांट का उन्होंने यूज़ किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें बताने के लिए कि एग्जैक्टली हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है करके। तो आप सोच रहे होंगे कौन से ईयर का फ़ोटो है, कौन से ईयर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को ये इन्होंने कौन से ईयर में उनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया बेसिकली। तो ये जो साइंटिस्ट है, ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1856।
मतलब काफ़ी ओल्ड डिस्कवरी है, 1856, एंड अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। ठीक है, तो इन द ईयर 1856 ग्रिगर मेंडल ने ये गार्डन पी प्लांट के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ईयर 1856 में उन्होंने उनका जो भी काम है वो उन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। अभी जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो या रिसर्च करते हो, इतना इजी तो नहीं है कि वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा उस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इनको टोटल 7 साल लगे उनका एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। कितना साल लगा, 7। मतलब उन्होंने 1856 में उनका काम स्टार्ट कर दिया एंड उनका जो भी काम है कब एंड हुआ उनका काम, 1863। ठीक है, टोटल 7 years ही हैज़ टेकन टू कंप्लीट हिज एक्सपेरिमेंट। उनका एक्सपेरिमेंट खत्म करने के लिए टोटल उनको कितने साल लगे, 7 साल लगे। ठीक है, ये जो जॉर्ज ग्रिगर मेंडल है, ये एक चर्च में प्रिस्ट का काम करते थे। जो फादर लोग होते हैं ना, ये प्रिस्ट का काम करते थे। तो चर्च के पीछे एक छोटा सा जगह था, गार्डन था वहाँ पे। तो छोटे से गार्डन में उन्होंने ये गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गार्डन पी प्लांट का कुछ तो साइंटिफिक नाम होगा, ये हम नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं पी प्लांट, बट साइंटिफिक नाम उसका हमें जानना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं ना। तो उस वैरायटी में का कौन सा वैरायटी उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, उन्होंने गार्डन पी प्लांट का कौन सा वैरायटी यहाँ पे सिलेक्ट किया, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ये गार्डन पी प्लांट का उन्होंने वैरायटी सिलेक्ट किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, उनके रिसर्च के लिए। आर यू गेटिंग? मतलब टोटल उन्होंने यहाँ पे 7 years लिए, यहाँ पे उन्होंने टोटल 7 साल उन्होंने लिए ये गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आई समझ में सब लोगों को बच्चों? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जाते हैं अभी। तो शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, अरे मैम इतने सारे प्लांट्स हैं दुनिया में, तो ये क्या ग्रिगर मेंडल को क्या गार्डन पी प्लांट ही मिला क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए? कितने सारे वैरायटी ऑफ द प्लांट्स हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है, उन्होंने उस प्लांट को क्यों नहीं यूज़ किया, उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों यूज़ किया? कुछ तो राज होगा ना, कुछ तो ऐसा कुछ तो होगा मैजिक गार्डन पी प्लांट में, शायद वो बाकी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या है मैजिक, क्या रीज़न है कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट को यूज़ किया, क्यों उन्होंने बाकी प्लांट को यूज़ नहीं किया? ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे कि उन्होंने क्यों गार्डन पी प्लांट को यूज़ किया एंड क्यों उन्होंने दूसरे प्लांट को यूज़ नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा सबसे बड़ा रीज़न कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट को क्यों यूज़ किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। गार्डन पी प्लांट एक अकेला ऐसा प्लांट है जिसमें उनको 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिले। कैन यू सी हियर? 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको देखने को मिले। कौन कौन से 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखिए यहाँ पे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो 7 कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। कैरेक्टर नंबर 1, सीड फॉर्म। सीड फॉर्म मतलब मैं इसे बोल सकती हूँ यहाँ पे सीड का शेप, सीड का शेप। सेकेंड कैरेक्टर, सीड कलर। थर्ड, पॉड का फॉर्म, मतलब यहाँ पे फॉर्म के लिए आप यहाँ पे अगेन वर्ड ले सकते हो यहाँ पे शेप। पॉड मतलब क्या, ये जो मटर का छिलका है ना, मटर का जो छिलका है उसे आप बोलोगे पॉड। ठीक है, देन आप यहाँ पे बोल सकते हो फोर्थ कैरेक्टर पॉड कलर। देन यहाँ पे आप फिफ्थ कैरेक्टर यहाँ पे बोल सकते हो फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर एग्जैक्टली क्या है। सिक्स्थ यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कैरेक्टर फ्लावर का पोजीशन, वो फ्लावर एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो सेवेंथ कैरेक्टर, वो है मतलब स्टेम लेंथ, मतलब स्टेम का हाइट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ये 7 के 7 कैरेक्टर एट द सेम टाइम उनको गार्डन पी प्लांट में देखने को मिला। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। बात आ रही है समझ में? तो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक
यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दीज आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 7 के साथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उनको गार्डन पी प्लांट में देखने मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 कैरेक्टर में भी राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन एंड येलो, पर्पल एंड वाइट, तो ये सारे कैरेक्टर उनको क्या दिखे, एक गार्डन पी प्लांट में दिखे। ठीक है, तो रीजन नंबर ये एक था। और आगे देखिए बच्चों रीजन क्या है यहाँ पे, और इनका आगे रीजन क्या है मैं यहाँ पे लिस्ट करती हूँ, आप भी आपके नोटबुक में नोट डाउन करना रीजंस। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा ऐसा है, वाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। क्या है हमारा क्वेश्चन, वाई मेंडल सिलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट। हमारा आंसर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिया है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यहाँ पे गौर से ध्यान देना। यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आंसर में यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या जाएगा, गार्डन पी प्लांट हैज total 7 contrasting characteristic। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये मैंने आपको बताया। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, अपोजिट। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, लेट्स से प्लांट हाइट के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, तो प्लांट का हाइट टॉल है या प्लांट का हाइट डॉर्फ है। मतलब पी प्लांट के कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनका हाइट ज़्यादा है और जिनका हाइट काफ़ी कम है, तो ये 2 अपोजिट कैरेक्टर हो गए प्लांट के, तो इसे आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्लाइड बताया था कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया कि इट हैज़ टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक रीज़न था मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारा रीज़न बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रीज़न हमारा यहाँ पे आएगा मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। वो ऐसा है कि ये जो हमारा गार्डन पी प्लांट है, ये पी प्लांट में अगर फ्लावर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये फ्लावर जो है इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्सुअल, बाय मतलब 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वापस ये वर्ड को ब्रेक करके हम लोग लर्न करेंगे। बाय का मतलब क्या होगा यहाँ पे 2, सेक्सुअल मतलब क्या, सेक्सेस मतलब यहाँ पे 2 गैमेट्स रहेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों भी गैमेट सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। तो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट अगर सेम फ्लावर में प्रेजेंट है तो आप उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलोगे। जिन लोगों को नहीं पता बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे शायद आप लोगों को याद है ऐसा कुछ डायग्राम आप लोगों को। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे स्टिग्मा, इसे हम बोलेंगे स्टाइल, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ओवरी, ठीक है। एंड ये सबको एक साथ मिलके हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर वी कॉल इट एज अ पिस्टल, या आप इसे बोलोगे कार्पेल, या आप इसे बोलोगे यहाँ पे गाइनोशियम। तो गाइनोशियम मतलब एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। उसके बाद इसके बाजू में अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे एंथर, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों को एक साथ मिलके हम बोलते हैं स्टैमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो ये फ्लावर होता है यहाँ पे, तो एज यू कैन सी दैट ये फ्लावर है हमारा यहाँ पे। ये एक फ्लावर में अगर आप देखोगे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का अब एडवांटेज क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एडवांटेज ये है कि ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटिंग है। तो अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हमें इस चीज का एक एडवांटेज है बच्चों, कि इस चीज का एडवांटेज क्या है, दिस फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन देखिए एंथर, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एंथर के अंदर ये डॉट डॉट ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे। अगर आपको पता होगा ये एंथर के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, करेक्ट। ये ओवरी के अंदर एग सेल प्रेजेंट होगा, करेक्ट। तो ये पोलन ग्रेन एंथर से ये स्टिग्मा पे आके गिरेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंथर का जो भी पोलन ग्रेन है ये आके कहाँ पे गिरेगा, ये स्टिग्मा पे आके गिरेगा। तो पोलन ग्रेन एंथर से जाके स्टिग्मा पे गिरेगा, ये प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, पॉलिनेशन। क्या बोलोगे इसे, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिनेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हाट इज अ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिक से बता देती हूँ मैं आप लोगों को वापस यहाँ पे। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, आप इसे क्या बोलोगे, पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उनको बाहर के कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो कि मेंडल को पी प्लांट में मिला, इसीलिए उन्होंने ये प्लांट को सिलेक्ट किया। और रीजन क्या है, और कुछ तो रीजन होगा कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट को यूज किया। गार्डन पी प्लांट का यूज करने का और एक रीजन है, रीजन ऐसा है कि ये प्लांट काफी छोटू सा है, ये मैंगो प्लांट बनियन प्लांट के जैसे काफी बड़ा नहीं है, ये काफी छोटा सा प्लांट है। तो इसे ग्रो करने के लिए हमें कम एरिया चलेगा, ज़्यादा एरिया इसकी कुछ ज़्यादा डिमांडें बिल्कुल नहीं है, ये छोटे से एरिया में काफ़ी आराम से ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो एज आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लांट है, ये प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ द गार्डन पी प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ द गार्डन पी प्लांट completes in 3 to 4 मंथ। मतलब अगर आप जनवरी मंथ में ये गार्डन पी प्लांट के अगर आप सीड अगर लगाओगे तो इसका ग्रोथ कंप्लीट होगा, वापस नए सीड्स आ जाएंगे, एंड इसका कंप्लीट ग्रोथ कब कंप्लीट होगा, मार्च या अप्रैल तक। मतलब एक साल में सेम जगह पे आप 4 से 3 जनरेशन को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मतलब द लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन 3 to 4 मंथ, therefore we can grow 4 to 3 generation in 1 year। तो एक ईयर में हम लोग 4 से 3 जनरेशन को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चों रीजन के वजह से ग्रीगर मेंडल ने जो है ये गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट कर दिया। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रीगर मेंडल ने क्यों यूज़ किया पी प्लांट को, जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। चलो जल्दी जल्दी अब मैं साइड में हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो। मैंने ये सारे जो वर्ड्स है काफ़ी शॉर्टकट में लिखे हैं, आप इसे थोड़ा सा इलॉबरेट करके एग्जाम में ये लिख के आना, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्म में मत लिख के आना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ करके, ठीक है। नाउ यहाँ पे बच्चों आप इधर ध्यान देना, ये मैंने आप लोगों को 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना,
जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा लर्न करेंगे इसके आगे जाने से पहले, ठीक है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज एग्जैक्टली क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे जाएंगे, अभी टॉपिक के थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा हम लोग आगे जाके यहाँ पे जो भी टॉपिक के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि ये टॉपिक में फ्रिक्वेंटली आएंगे, ये हम लोग पहले ही थोड़ा सा डिस्कस करके लेते हैं कि व्हाट आर द जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये चैप्टर में आएंगे आगे, तो ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इन एडवांस इसे जान के लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वो है मतलब यहाँ पे जीन। किसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जीन के बारे में। मैंने आपको बताया जीन का मतलब क्या है करके, ठीक है। जीन क्या होता है वापस एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए का एक पूरा का पूरा लेंथ है, डीएनए को मैंने स्ट्रेट कर दिया, ये डीएनए का एक बड़ा सा लेंथ है, ऑलराइट। डीएनए के छोटे छोटे मैंने यहाँ पे टुकड़े कर दिए, डीएनए के छोटे छोटे मैंने यहाँ पे टुकड़े कर दिए। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े को मैं यहाँ पे नाम दूंगी जीन। क्या नाम दूंगी मैं यहाँ पे इसे, जीन, ठीक है। मतलब जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए का ऐसा बड़ा सा लाइन है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसे आप क्या बोलोगे बच्चों, जीन। तो अगर मुझे जीन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, देखिए यहाँ पे, हाउ विल आई डिफाइन द जीन। जीन को कैसे डिफाइन करेंगे, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। देख रहे हो आप यहाँ पे डीएनए है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, उसे आप क्या बोलोगे, जीन। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जीन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने गार्डन पी प्लांट के टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लर्न किए, तो वो सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन डिसाइड करेगा, जीन डिसाइड करेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे बॉडी में जितने भी फीचर्स है ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, जीन डिसाइड कर रहा है। मतलब ये जो जीन है ये जीन डिसाइड कर रहा है हमारा बॉडी का हाइट क्या होगा, ये जीन डिसाइड कर रहा है हमारा बॉडी का कलर क्या होगा, ठीक है। तो ये जीन जो है ये सारा का सारा हमारा जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक है उसे वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जीन क्या है बच्चों, इट इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, ओके। अब ट्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वापस एक नया वर्ड आ गया, यहाँ पे ट्रेट, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेट। अब ये ट्रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रेट का मतलब क्या होता है। ट्रेट और कैरेक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट एंड द कैरेक्टर। मान लो मैं अगर यहाँ पे हाइट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अगर बात कर रही हूँ यहाँ पे प्लांट के हाइट के बारे में, तो प्लांट के हाइट जो है ये 2 आ सकते हैं बच्चों, प्लांट के 2 हाइट आ सकते हैं यहाँ पे। कौन से 2 हाइट आ सकते हैं यहाँ पे प्लांट के, एक आएगा यहाँ पे टॉल और दूसरा आएगा यहाँ पे डॉर्फ। डॉर्फ मतलब क्या, छोटा सा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो टॉल है या ये जो डॉर्फ है इसे आप बोलोगे ट्रेट। मतलब ट्रेट क्या है, ये कैरेक्टर के सब टाइप्स है, कैरेक्टर का जो भी सब टाइप होगा ना आप उसे क्या बोलोगे, ट्रेट बोलोगे, ठीक है। एंड ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसे आप बोलोगे कैरेक्टर। क्या बोलोगे आप इसे यहाँ पे, कैरेक्टर।
तो जो भी फीचर रहेगा, जो भी विजिबल फीचर रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म का फीचर रहेगा, स्किन कलर, हाइट, देन फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, तो ये जो भी सारे चीजें हैं आप इसे बोलोगे कैरेक्टर। एंड ट्रेट का मतलब क्या होता है, उसके जो भी सब टाइप्स होंगे उस सब टाइप को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ट्रेट्स। तो आई होप बच्चों ट्रेट और जीन का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रेट का मतलब समझ में आया आप लोगों को। ट्रेट क्या होता है, इट इज़ अ विजिबल इनहेरिटेड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म का विजिबल फीचर है आप उसे क्या बोलोगे यहाँ पे, ट्रेट, एंड इसे आप क्या बोलोगे, कैरेक्टर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जब मेंडल काम कर रहे थे ना, और एक यहाँ पे बच्चों वर्ड आएगा जो कि जीन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है दैट इज अ फैक्टर। ओके, काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम फैक्टर एंड जीन एग्जैक्टली क्या है करके, हमें नहीं पता। तो बच्चों फैक्टर क्या है पता है क्या, जब ग्रिगर मेंडल गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, जब ग्रिगर मेंडल गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनको इतना श्योर था कुछ तो कैरेक्टर है, देयर इज समथिंग जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है, बट वो समथिंग एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता। व्हाट इज दैट समथिंग, मतलब जैसे देखिए आप मैथ सॉल्व करते हो, कोई भी वैल्यू आपको पता नहीं होता तो आप एक्स या वाई कंसिडर करते हो, करेक्ट, एंड देन सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर आ जाता है। तो मेंडल को पता नहीं था, आज हमें जीन के बारे में पता है, आज हमें डीएनए के बारे में पता है। सोचो 1856 में ये जीन क्या है उनको नहीं पता था, उनको बस इतना पता था समथिंग इज देयर विच इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या बोला, समथिंग, उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, समथिंग। समथिंग इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, एंड दैट समथिंग लेटर ऑन कॉल्ड एज जीन। ये समथिंग को बाद में हमने डिस्कवरी किया, ओके, समथिंग को लेटर ऑन हमने डिस्कवरी किया, एंड लेटर ऑन डिस्कवरी करने के बाद वी केम टू नो दैट दिस समथिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, जीन। जब ग्रिगर मेंडल को नहीं पता था एग्जैक्टली क्या है वो समथिंग, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जीन को बोला था फैक्टर, एंड जब जीन का डिस्कवरी हुआ तब उन्होंने बोला कि ये फैक्टर नहीं है बल्कि जीन है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक डीएनए के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू वो आगे आगे जाके पास ऑन हो रहा है। तो आई होप बच्चों जीन क्या है, फैक्टर क्या है, ट्रेट क्या है और कैरेक्टर क्या है, ये सब के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? आई होप जो भी बेसिक्स है हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे कवर अप करने का, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज का। सेकेंड बेसिक हम लोग अभी यहाँ पे लर्न करेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में हम जब बात करते हैं या जीन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे और एक वर्ड आएगा जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज में, पे अटेंशन हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, वो है मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे अलील के बारे में। हम इसे अलील भी बोल सकते हैं। अलील जो है ये शॉर्टकट है अलीलोमॉर्फ का। अलीलोमॉर्फ ये काफ़ी बड़ा वर्ड लगता है हमें लिखने के लिए, तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अलीलोमॉर्फ के जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अलील लिख के आते हैं। तो अलील एग्जैक्टली है क्या, अलील बेसिकली है क्या? तो अलील ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो शायद से, ठीक है। तो अलील एग्जैक्टली क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलो मान लो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आई कलर, ठीक है, आँखों का कलर। तो आँखों का जो कलर है अलग अलग होगा हर एक के बॉडी में, बराबर है। आँखों का कलर किसी में लेट्स से ब्लू होगा, ठीक है। आँखों का कलर किसी के बॉडी में लेट्स से ब्राउन होगा। आँखों का कलर किसी के बॉडी में मान लो थोड़ा सा हल्का सा लेट्स से ब्लैक होगा, ठीक है। हर एक इंसान के बॉडी में आईज का कलर अलग अलग होगा, है ना। तो आँखों का जो एक्सप्रेस होने का तरीका है, आईज का कलर का जो जीन है वो सबके बॉडी में है।
बट वो एक्सप्रेस होने का जो तरीका है हर एक के बॉडी में वो अलग अलग है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका आई कलर है, ये जो आपका आई कलर है, ये क्या हुआ, जीन हुआ, बराबर। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो आई कलर जो है ये आपको क्या रिसेंबल कर रहा है, ये आई कलर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो है ये एक जीन है जो कि हम सबके बॉडी में प्रेजेंट है, बराबर। बट ये जीन हर एक के बॉडी में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है। किसी के बॉडी में आई कलर ब्लू एक्सप्रेस हो रहा है, किसी के बॉडी में आई कलर ब्राउन एक्सप्रेस हो रहा है, किसी के बॉडी में आई कलर ब्लैक एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे, अलील ऑफ ईच अदर। इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, अलील। तो इसे आप क्या बोलोगे, ये जो भी आई कलर यहाँ पे प्रेजेंट है इसे आप क्या बोलोगे, इसे हम बोलते हैं बच्चों अलील, अलील्स ऑफ ईच अदर। इसे आप सबको क्या बोलोगे, इसे ये सबको हम बोलेंगे बच्चों अलील ऑफ ईच अदर। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अगर मुझे अलील को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी अलील को, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सब लोग यहाँ पे जरा ध्यान देना। अलील को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अलील को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जीन है, ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मेट है, बराबर। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्मेट है, किसका अल्टरनेटिव फॉर्मेट है, सेम जीन का। तो सेम जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्मेट है आप उसे क्या बोलोगे, अलील। क्या बोलोगे आप उसे, अलील। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अलील, अगर मुझे यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे आएगा टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। मतलब ये उसके अल्टरनेटिव फॉर्मेट हुए, मतलब ये जो सारे के सारे हैं इन्हें मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे बोलूँगी अल्टरनेटिव फॉर्म, और ये क्या हुआ यहाँ पे, इसे मैं बोलूँगी यहाँ पे सेम जीन। अब शायद आप लोगों को अलील क्या है इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखना, अलील का मतलब क्या होता है, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, आप उसे क्या बोलोगे, अलील। क्या बोलोगे अभी आप उसे, अलील। तो आई होप बच्चों अलील का मतलब क्या है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल देखना, जो एग्जाम्पल हम लोग पहले से ले रहे हैं उसी को वापस एक बार यहाँ पे रिपीट करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने हाइट कंसिडर किया, हाइट में यहाँ पे दो वापस आ जाएंगे, एक आएगा यहाँ पे टॉल, दूसरा आएगा यहाँ पे डॉर्फ, बराबर। टॉल एंड डॉर्फ ये दोनों में अगर आप यहाँ पे देखोगे, टॉल एंड डॉर्फ में अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो टॉल जो है ये हमारा यहाँ पे हुआ डोमिनेंट अलील, करेक्ट। एंड डॉर्फ जो हुआ हमारा यहाँ पे, ये हमारा हुआ यहाँ पे रिसेसिव अलील। टॉल हमारा हुआ डोमिनेंट अलील, डॉर्फ हमारा हुआ रिसेसिव अलील। तो टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा अलील। अलील का मतलब क्या होता है, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो आई होप बच्चों अभी अलील एग्जैक्टली क्या है आपके दिमाग में अच्छे से गया होगा। व्हाट इज टॉल, व्हाट इज डॉर्फ एंड व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ओके, डोमिनेंट एंड रिसेसिव नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है मैं आपको वापस एक बार बता देती हूँ, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली रिसेसिव, ठीक है। तो बच्चों डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है इसे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डोमिनेंट अलील, ओके, ये क्या है एग्जैक्टली और यहाँ पे और एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन्ड बाय द रिसेसिव अलील। फंडा काफ़ी इजी है डोमिनेंट और रिसेसिव का। क्या है ना कि डोमिनेंट जो है ना हमेशा खुद को ही एक्सप्रेस करेगा, वो दूसरों को बिल्कुल भी मौका नहीं देगा एक्सप्रेस करने का। ओके, मतलब डोमिनेंट सामने कौन है, किसी का ओपिनियन लेना है नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी कभी होता है ना दोस्तों में भी कि आपके 2-3 जन का फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एक ही जन हमेशा अपना डिसीजन बता देगा, दूसरे का कभी वो सुनेगा ही नहीं,
ठीक है, तो उस इंसान को आप क्या बोलोगे? डोमिनेंट, जो अपनी बात हमेशा मनवा के लेगा। जैसे अपने घर पे अपनी मम्मी इज़ द होम मिनिस्टर ना, मम्मी इज़ वेरी डोमिनेंट, तो मम्मी के सामने पप्पा का बिल्कुल चलता नहीं है, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे? डोमिनेंट नेचर। जस्ट किडिंग। रिसेसिव मतलब क्या? रिसेसिव मतलब मान लो आपके दोस्तों के ग्रुप में अगर जो ज़्यादा बात करने वाला डोमिनेटिंग इंसान अगर एब्सेंट है, तो वो जो हमेशा शांत रहने वाला इंसान है उसे बात करने का मौका मिलेगा। तो जो हमेशा शांत रहने वाला इंसान है तभी बात करेगा जब उसे मौका दिया जाएगा, करेक्ट? तो उसे आप क्या बोलोगे? रिसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन क्या आएगा यहाँ पे? डोमिनेंट अलील, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? एन अलील which expresses an allele which expresses itself even in the presence of recessive allele. An allele which expresses itself even in the presence of recessive allele, मतलब सामने कौन है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आप उसे क्या बोलोगे? डोमिनेंट अलील, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको आंखों का एग्जांपल दे रही थी। मान लो यहाँ पे मॉम का जो आई कलर है, ठीक है, मान लो मम्मी का जो आंखों का कलर है वो कैसा है? यहाँ पे मान लो यहाँ पे मम्मी का आंखों का कलर है, यहाँ पे चलो मान लिया यहाँ पे है ब्लैक, ठीक है। एंड मान लो यहाँ पे डैड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से डैड का जो आई कलर है, डैड का आई कलर यहाँ पे मान लो ब्लैक यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे लेट्स से विल टेक केयर ब्राउन, ठीक है। डैड का आई का कलर है ब्राउन, मम्मी का आई का कलर है ब्लैक, ठीक है। चलो मान लो अभी इनका जो भी बच्चा रहेगा, ठीक है, मान लो दे हैड अ बेबी, ठीक है, तो उनका जो भी बेबी है उनका, ठीक है, तो उनका जो भी बच्चा है, लेट्स से उनका ये बच्चा है यहाँ पे, तो इस बच्चे का आईज का कलर हुआ यहाँ पे, कौन सा आईज का कलर हुआ? देखो यहाँ पे, बताओ यहाँ पे ये बच्चे का आई कलर आपको कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है बच्चे का आई कलर? यस, एब्सोल्युटली। तो ये जो उनका बच्चा है, जो चाइल्ड है, इनका जो बच्चा है, इस बच्चे का आंखों का कलर आपको कौन सा दिख रहा है? ब्राउन। ब्राउन आई कलर हुआ इस बच्चे का। इस बच्चे का आई कलर क्या हुआ? ब्राउन हुआ। इसका मतलब इस बच्चे में मम्मी के आंखों का ब्लैक आई जीन भी प्रेजेंट है और पापा का आई कलर का ब्राउन आईज का जीन भी प्रेजेंट है। बट वो जो बच्चा है कौन से आंखों को एक्सप्रेस कर रहा है? उस बच्चे का आंखों का कलर कौन सा है? ब्राउन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बच्चा है कौन से आई कलर को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है? ब्राउन आई कलर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, ब्राउन आई कलर इस बच्चे ने एक्सप्रेस किया, तो ब्राउन आई कलर इस बच्चे ने एक्सप्रेस किया, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो ब्राउन आई कलर है ये कौन सा है? ये डोमिनेंट है। ये कौन है यहाँ पे? डोमिनेंट है। एंड यहाँ पे कौन सा हाइड हुआ बच्चों? यहाँ पे कौन यहाँ पे हाइड हुआ? यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बच्चे ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे एज यू कैन सी दैट ओवर हियर, इस बच्चे ने अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हाइड हुआ। कौन सा आई कलर यहाँ पे हाइड हुआ? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे आई कलर कौन सा हाइड हुआ? यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक आई कलर यहाँ पे हाइड हुआ, ब्लैक आई कलर। ब्लैक आई कलर यहाँ पे क्या हुआ? हाइड हुआ कंप्लीटली। तो ब्लैक आई कलर यहाँ पे इसका हाइड हुआ, तो ये जो हाइड हुआ जो है इसका फीचर, ओके। तो जो भी इसका आई कलर यहाँ पे हाइड हुआ तो इसे आप क्या बोलोगे? जो हाइड हुआ है इसे आप यहाँ पे बोलोगे रिसेसिव। क्या बोलोगे आप इसे? रिसेसिव। आई होप आपको समझ में आया होगा रिसेसिव का मतलब क्या होता है एंड डोमिनेंट का मतलब क्या होता है।
मतलब जो फीचर हम में एक्सप्रेस होता है वो है डोमिनेंट, जो फीचर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होता वो होगा रिसेसिव। शायद हो सकता है इस बच्चे के नेक्स्ट जनरेशन में ब्लैक आई कलर एक्सप्रेस हो, ठीक है। तो रिसेसिव को अगर मुझे डिफाइन करना है तो रिसेसिव को मैं कैसे डिफाइन करूं? रिसेसिव को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आई विल डिफाइन लाइक दिस, एन allele which expresses itself only in the absence of dominant allele। मतलब अगर इसको खुद को एक्सप्रेस करना है तो कौन एब्सेंट होना चाहिए? डोमिनेंट एब्सेंट होना चाहिए। अगर डोमिनेंट एब्सेंट होगा तो रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस करने को ऑटोमेटिक मौका मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस से देख लो यहाँ पे, व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव। देखिए यहाँ पे, एन अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील। सामने कौन है कौन नहीं है फर्क बिल्कुल नहीं गिरता, इसे आप क्या बोलोगे? डोमिनेंट अलील। रिसेसिव अलील का मतलब क्या होता है? एन अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस, मतलब डोमिनेंट एब्सेंट होगा तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जो आज का हमारा लेक्चर 0 सेशन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें हमने कवरअप की है। लेट्स रिकॉल वंस अगेन, एक बार हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हमने अब तक देखा। देखिए हमने स्टार्ट आई गेस कुछ यहाँ से किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है एक बार देख लो यहाँ पे वापस से, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, इसे हमने हेरिडिटी का नाम दिया था, ठीक है। हेरिडिटी के बाद हमने क्या लर्न किया? हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेरिडिटी के लिए जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सोमैटिक सेल। एंड हमारे बॉडी में टोटल न्यूक्लियस के अंदर सोमैटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जर्म सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या लर्न किया देखिए आज के दिन में, देन हमने क्या देखा? क्रोमोसोम जो है ये सेल के अंदर दिखेगा, कब दिखेगा? ओनली ड्यूरिंग मेटाफेज। सेल डिवीजन के ये 4 फेज है, शॉर्टकट में मैंने बताया था। तो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया मेटाफेज में ही ये क्रोमोसोम दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। एंड वी हैड डिस्कस दैट इन केस ऑफ द जेनेटिक्स सबसे छोटा यूनिट है जीन। काफ़ी सारे जीन एक साथ आके डीएनए बनेगा, डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा। तो सबसे पहले आएगा जीन, सेकेंड नंबर पे आएगा डीएनए, देन आएगा यहाँ पे क्रोमोसोम। देन हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? यहाँ पे हमने देखा हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? ग्रिगर मेंडल। उन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर काम किया? पी प्लांट के ऊपर। साइंटिफिक नाम क्या था उस पार्डन पी प्लांट का? पाइसम सटाइवम। कौन से ईयर में उन्होंने काम किया? 1956 में उन्होंने काम स्टार्ट किया एंड 1963 में उनका काम पूरा खत्म हो गया। देन हमने क्या लर्न किया? गार्डन पी प्लांट ग्रिगर मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया? कुछ तो रीजन था। तो गार्डन पी प्लांट में ये टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक थे। कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे? सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो ये सबके वजह से अगर आप देखोगे ग्रिगर मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को यूज किया। देन वी हैड सीन दैट ये गार्डन पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल पार्ट फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में है, इसके वजह से ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। अगेन गार्डन पी प्लांट इसका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी छोटा सा है, 3 से 4 मंथ में ये उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देगा। दैट्स वाई वी हैड सिलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट। देन हमने क्या डिस्कस किया? हमने कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में लर्न किया। जीन क्या है, देन ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। जो हाइट रहेगा, जो विजिबल फीचर्स है, आप उसे क्या बोलोगे? कैरेक्टर। कैरेक्टर के जो भी सब पॉइंट्स रहेंगे आप उसे क्या बोलोगे? ट्रेट, ठीक है। स्टार्टिंग में जीन क्या है ये हमें पता नहीं था, तो मेंडल ने जीन को स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था? फैक्टर, ओके। एंड डिस्कवरी के बाद हमने उसे नाम क्या दिया था? ट्रेट। देन हमने लर्न किया व्हाट इज अलील। अलील बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, मैंने बताया 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। तो जो भी ब्लू ब्लैक कलर आए, ब्राउन कलर आए, तो इसे आप क्या बोलोगे? अलील, ठीक है।
देन हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनेंट अलील, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसेसिव अलील। जो खुद को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज का जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर 0 सेशन है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का आप सबको समझ में आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं ये आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करना। जब आप ये टॉपिक रिवाइज करोगे आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।